हेलो एवरीवन, आज के इन न्यूज़ का टॉपिक टाइटल देखकर आप सभी को पता है कि क्या है। तो इसलिए आज का टॉपिक आपके न सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट होने वाला है, बल्कि एक इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। तो चलिए अब हम सीधे पहले अपनी खबर देख लेते हैं। दरअसल एक हाई लेवल सेगमेंट कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट हुआ है, यानी कि निरस्त्रीकरण सम्मेलन हुआ है, और इसकी अध्यक्षता की ब्राज़ील ने, और भारत की तरफ से इसको एड्रेस किया भारत के विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने। और उन्होंने कहा कि भारत न सिर्फ अपनी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी और नॉन यूज अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि साथ साथ भारत एफएमसीटी के लिए भी नेगोशिएशंस को सपोर्ट करता है। अब ये हमारी पूरी खबर थी, और इस खबर से हम किस तरीके से अपने पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन निकालते हैं, हम इस पर बहुत बार बात कर चुके हैं कि किस तरीके से इसमें से हमारे पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन निकल कर आएंगे। ये इसलिए भी हम बताते हैं क्योंकि आपके आंसर राइटिंग में मदद होगी इससे, कि जिस तरीके से खबर बहुत छोटी सी है उसी से हम अपने पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन निकालते हैं कि क्या क्या किन किन मुद्दों पर आगे चर्चा हो सकती है इस टॉपिक के अंडर, कि क्या कहने की कोशिश की जा रही है, क्या पूछा जा रहा है। तो उसी तरीके से आप अपनी आंसर राइटिंग में भी इस तरीके से इसकी मदद ले सकते हैं। तो अब यहाँ हमारे क्या क्या पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन बने। सबसे पहले तो कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट, यानी जो निरस्त्रीकरण सम्मेलन है, जाहिर बात है वो हुआ है तो उस पर बात करेंगे। भारत ने एफएमसीटी की बात की है, उस पर बात करेंगे। भारत के संदर्भ में बात करेंगे कि भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी क्या है, और ये सब इसके बारे में बात करेंगे। और जो भी परमाणु निरस्त्रीकरण पर भी जो और कोई संधियां हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। जाहिर बात है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में जानेंगे, उस पर एक नज़र डालेंगे, और फिर उसको लेकर हमारे ओवरऑल क्या चुनौतियां हैं, क्या चैलेंजेस हमारे सामने, हमेशा की तरह चैलेंजेस, और फिर उसको दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, आगे की राह, वो सब हमारा इसमें रहेगा। और फिर एक प्रश्न रहेगा आपके लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दृष्टि आईएएस की प्रयागराज शाखा में ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, और 24 फरवरी से इंग्लिश के बैचेस हैं और 5 अप्रैल से हिंदी के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसके लिए आप कोई भी जानकारी चाहते हैं इससे रिलेटेड, इन ऑफलाइन बैचेस से रिलेटेड, तो उसके लिए दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 87501 87501 8929439705, और एक और नंबर है 8929439709। आप इन नंबर्स पर कॉल करके इससे रिलेटेड सारी जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ लेते हैं। हम बात कर रहे थे एफएमसीटी की, कि जो भारत ने एफएमसीटी की बात की है कि एफएमसीटी क्या है। तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म को जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, और ये एक प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, यानी प्रपोज्ड इंटरनेशनल एग्रीमेंट है ये। और इसमें क्या बात कही गई है, ये दो तरीके, जो परमाणु हथियारों के लिए जो दो प्रमुख घटक हैं उनके उत्पादन को प्रतिबंधित करता है। कौन कौन से हैं वो दो? सबसे पहला जो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है, यानी HEU, अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम, एक तो ये, और दूसरा प्लूटोनियम, इन दोनों के उत्पादन को ये प्रतिबंधित करता है। और इसके अलावा एफएमसीटी कुछ नए प्रतिबंध भी लगाता है। किस पर लगाता है ये नए प्रतिबंध? तो जो 5 परमाणु हथियार संपन्न जो देश हैं, 5 कौन कौन से, जो संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, वही 5 देश, अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चीन, इन पर कुछ नए प्रतिबंध लगाता है। इसके अलावा वो 4 देश जो एनपीटी में शामिल नहीं है, एनपीटी पर हम अभी बात करेंगे, वो 4 देश कौन कौन से हैं? इजराइल, भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया। ये 4 देश जो एनपीटी में शामिल नहीं है, इन पर भी कुछ नए प्रतिबंध लगाता है। इसके अलावा भारत की बात करें तो भारत क्या कहता है कि वो परमाणु हथियारों के जो उद्देश्य से जो विखंडनीय सामग्री है, विखंडनीय सामग्री यानी जो फिसाइल मटेरियल है, जो एफएमसीटी की फुल फॉर्म में हम पढ़ रहे थे, फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी, तो फिसाइल मटेरियल के उत्पादन पर प्रतिबंध का भारत समर्थन करता है, और इसीलिए भारत ने कहा कि वो एफएमसीटी के जो नेगोशिएशन है उसको सपोर्ट करता है। तो ये एफएमसीटी की बात कर ली हमने। अब आगे हम बात करते हैं जो ये सम्मेलन हुआ है, निरस्त्रीकरण सम्मेलन, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट। तो ये 1979 में बना था, 1979 में ये बना था, और ये संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है उसके द्वारा मान्यता प्राप्त एक बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण वार्ता मंच है। और इसमें कितने देश शामिल हैं? इसमें 65 सदस्य राष्ट्र शामिल है। 65 में 5 तो
वही जो संयुक्त जो 5 एनपीटी परमाणु हथियार राज्य हैं जिनकी अभी हम बात कर रहे थे, अमेरिका, रशिया, यूके, फ्रांस और चीन, ये 5 देश, और इनके अलावा बाकी 60 जो सदस्य राष्ट्र हैं वो इसमें शामिल हैं। तो कुल मिला के 65 इसमें देश हो गए कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट की इसकी बात करें तो। और ये मुख्य रूप से कुछ मुद्दों पर फोकस करता है। कौन कौन से मुद्दों पर फोकस करता है? सबसे पहले तो परमाणु निरस्त्रीकरण की बात करेंगे, उसी को फोकस करता है। और जो बाकी के मुद्दे हैं उनके अलावा ये परमाणु जो युद्ध है उसकी रोकथाम की बात करता है और एक प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की बात करता है। किसके लिए? जो परमाणु हथियारों के उपयोग यानी कि इस्तेमाल और उसके खतरे के खिलाफ जो भी गैर परमाणु हथियार राज्य यानी कि जो भी देश जो गैर परमाणु हथियार है जो गैर परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र हैं, उन राज्यों को आश्वस्त करने के लिए एक प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर भी फोकस करता है। उसके अलावा कि अंतरिक्ष में जो हथियारों की दौड़ है यानी जो अंतरिक्ष में स्पेस की बात करें तो उस पर भी रोक लगाता है ये, वो भी इसका एक फोकस क्षेत्र है। और जो सामूहिक विनाश के जो भी नई नई टेक्निक्स के साथ हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे कि रेडियोलॉजिकल वेपन्स हैं, हथियार हैं, उन सब पर रोक लगाता है। कोई भी नई टेक्निक का जो भी हथियार है उस सब पर रोक लगाता है। और निरस्त्रीकरण का व्यापक कार्यक्रम और इसके अलावा जो आयुध हैं उनमें पारदर्शिता, तो इन सब पर ये इसके कार्यक्षेत्र है और इन्हीं मुद्दों पर ये खासकर फोकस करता है। तो ये बात की हमने कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट की। तो अब आगे हम बात करेंगे कि इसके जो परमाणु निरस्त्रीकरण है इससे संबंधित कौन कौन सी बहुपक्षीय संधियां हैं। तो यहाँ कुछ हम संधियों को देखेंगे। सबसे पहला तो एनएसजी को देखेंगे। एनएसजी यानी परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह। तो ये विश्व भर में जो परमाणु हथियारों की जो आपूर्ति है और उसकी सामग्री और उसकी आपूर्ति का एक बहुत बड़ा एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मंच है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1975 में एनएसजी की स्थापना हुई थी। अब दूसरा कौन सा है हमारा? परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये 1968 में साइन हुई थी और लागू कब से हुई? 1970 में। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य भी यही है कि जो परमाणु हथियार है उनके विस्तार को रोकना और यानी कि उनके प्रसार को रोकना और निरस्त्रीकरण को प्रोत्साहित करना। इसके अलावा जो परमाणु हथियारों के शांतिपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करना, ये सब इसके कार्य हैं। एनपीटी की बात करें तो एनपीटी पर भारत ने अभी तक साइन नहीं किए हैं, अभी हम इस पर आगे डिस्कस करेंगे। और फिर इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। ये भी क्या करता है? जो हथियार है उनके इस्तेमाल के इसमें क्या कि जो भी रासायनिक और जैविक हथियार है, जो भी केमिकल और बायोलॉजिकल जो भी टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल परमाणु हथियारों को बनाने में किया जा सकता है, उन पर ये रोक लगाता है। रासायनिक और जैविक तकनीक पर ये रोक लगाता है जिसका इस्तेमाल हथियारों के बनाने में किया जा सकता है। इसके बाद आता है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी MTCR। ये क्या है? ये 1987 में स्थापित किया गया था और ये बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह पर भी उनके प्रसार पर ये नियंत्रण करता है, उसको कंट्रोल करता है। MTCR की बात करें। अब इसके बाद आता है एक और वासेनार अरेंजमेंट। ये क्या करता है कि जो भी पारंपरिक हथियार हैं और इसके अलावा जो दोहरे उपयोग की वस्तुएं और जो टेक्नोलॉजीज हैं उनके निर्यात पर प्रतिबंध लगाता है, उनको नियंत्रित करता है, उन पर नियंत्रण करता है। तो ये वासेनार एग्रीमेंट की बात हुई। चलिए अब बात करते हैं भारत के बारे में। हम यहाँ भारत को परमाणु शक्ति के रूप में यहाँ देखेंगे। तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 1975 में किया था, लेकिन जब 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण किया, कहाँ किया? पोखरण में किया था। तो उसके बाद भारत विश्व में एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में उभरा। इसके बाद भारत ने 1999 में क्या किया? एक परमाणु सिद्धांत जारी किया यानी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन जारी किया। और इसी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में भारत ने एक पॉलिसी को अपनाया। कौन सी पॉलिसी? नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अपनाई भारत ने, जिसकी हम अभी शुरुआत में बात कर रहे थे कि भारत इसके लिए प्रतिबद्ध है। तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी क्या है? ये कहती है कि भारत परमाणु हथियारों का इस्तेमाल पहले नहीं करेगा और इसके अलावा वो जितने भी गैर परमाणु हथियार धारक देश हैं यानी कि जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है, उन पर परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। भारत ने ये पॉलिसी अपनाई खुद से और इसके लिए भारत अपनी प्रतिबद्धता भी जताता रहा है कि भारत अपनी इस पॉलिसी के लिए प्रतिबद्ध है।
तो ये है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। और इसके अलावा भारत एक की पार्टनर है, किस चीज के लिए है? परमाणु निरस्त्रीकरण और अप्रसार व्यवस्था को लेकर जो वैश्विक प्रयास किए जा रहे हैं उनमें भारत एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में है, एक की पार्टनर के रूप में है। और भारत की बात करें तो भारत ने एनपीटी और सीटीबीटी पर अभी तक साइन नहीं किया है। एनपीटी यानी जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, परमाणु अप्रसार संधि, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, तो इसमें भारत ने साइन नहीं की है क्योंकि इसमें जैसे हम बात करते थे कि 5 सदस्य जो हैं इस पर साइन कर चुके हैं, अमेरिका, रशिया, यूके, चाइना और फ्रांस। तो भारत का मानना है कि कहीं ना कहीं ये एक पक्षपातपूर्ण ट्रीटी है क्योंकि ये इन राष्ट्रों को इस बात के लिए बाधित करती है या बांधती है कि ना तो ये किसी और जो गैर परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र हैं जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है उनको ना तो परमाणु हथियार देंगे और इसके अलावा इसके प्रसार में को भी रोकेंगे, उसका प्रसार नहीं होने देंगे, यानी जो भी परमाणु हथियार बनाना चाहते हैं उनको भी रोकने का काम करेंगे। तो इसलिए भारत ने इस पर साइन नहीं किए हैं, इसे पक्षपातपूर्ण बताते हुए। सीटीबीटी की बात करें तो सीटीबीटी यानी द कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, ये भी इसी के मामले में एक ट्रीटी है। और ये क्या कहती है? ये सभी प्रकार के जो परमाणु हथियार हैं उनके परीक्षण और उनके इस्तेमाल को प्रतिबंधित करती है। तो भारत ने इस पर भी अभी तक साइन नहीं किए हैं। अब हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जैसा कि आप सभी को पता है कि संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है और ये क्या काम करती है? ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न सिर्फ शांति बल्कि सुरक्षा को भी कायम रखने का काम करती है कि ये देखती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनी रहे, इसके साथ साथ सुरक्षा भी कायम रहे। इसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य मैंने आपको बताया अभी पहले भी कि कौन से 5 स्थायी सदस्य हैं। अमेरिका, रशिया, यूके, चाइना और फ्रांस, ये 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 स्थायी जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 2-2 वर्ष का होता है। तो ये इसके सदस्य की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, इसके उद्देश्यों की बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उद्देश्य क्या है। तो 4 इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। कौन कौन से? सबसे पहला हमने अभी देखा था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति को देखना और इसके अलावा सुरक्षा कायम रहे उसको भी देखना, ये इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा जो भी राष्ट्र हैं उन सब के बीच मैत्री संबंध, तो उनको विकसित करना, उनको बढ़ावा देना, ये इसका काम है। और इसके साथ साथ जो भी मानव अधिकार हैं उनको बढ़ावा देने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय जो समस्याएं हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पर जो भी समस्याएं हैं राष्ट्रों के सामने, उन्हें सुलझाने के लिए ये सहयोग करता है। ये इसका एक और प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा जो देश हैं, अलग अलग देश हैं, विभिन्न देश हैं, उनकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनमें समरसता पैदा करने के साथ साथ ये क्या करता है? एक केंद्र के रूप में विकसित होता है, यानी कि उनके बीच में समरसता बनी रहे, इसके लिए वो एक केंद्र का काम करता है, केंद्र के रूप में विकसित करता है खुद को। तो ये इसके हमने 4 प्रमुख उद्देश्य देखे, ये इसके उद्देश्य है। अब बात करते हैं हम चुनौतियों की कि ओवरऑल चुनौतियां क्या है सामने। तो सबसे पहले परमाणु हथियार बनाम अर्थव्यवस्था की चुनौती, यानी कि जिस तरीके से देशों के बीच में परमाणु हथियारों को बनाने की होड़ लग रही है, दूसरी तरफ सभी देशों के सामने अर्थव्यवस्था का मुद्दा भी है। अभी जिस तरीके से पिछला पूरा साल कोरोना की चपेट में रहा, कोरोना काल रहा, उसका असर अभी तक दिखाई दे रहा है। तो सभी अर्थव्यवस्था, सभी देशों की जो बड़ी अर्थव्यवस्था है इससे प्रभावित हुई हैं। तो अर्थव्यवस्थाओं को मेंटेन करने का, उन्हें बूस्ट करने का, ये एक अलग मुद्दा है देशों के सामने। तो किस पर ज़्यादा खर्च किया जाए ये सोचने की ज़रूरत है। ये भी एक, क्योंकि परमाणु हथियार लोग जितने भी देश हैं वो सोचते हैं सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि जब कई देशों के पास परमाणु हथियार है तो एक डर दूसरे देश में बना रहता है कि कहीं हम, अगर युद्ध की स्थिति बनी, विश्व युद्ध की स्थिति बनती है तो हम कहीं असुरक्षित ना हो जाएं। तो इसलिए ये होड़ जिस तरीके से बढ़ती जा रही है वो भी सुरक्षा को लेकर मुद्दा या चिंता जो है राष्ट्रों के सामने है। उसके साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाने का मुद्दा राष्ट्रों के सामने है। तो ये आपस में एक दोनों, ये सभी देशों के लिए ये जो दोनों मुद्दे हैं आपस में टकरा रहे कि परमाणु हथियारों को देखते हुए आगे अपनी सुरक्षा को देखा जाए या अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ाए, क्योंकि सुरक्षा भी ज़रूरी है और अर्थव्यवस्थाओं को बूस्ट करना भी ज़रूरी है। तो ये एक मुद्दा है। इसके अलावा
उद्देश्यों को लागू करने में, ये जो भी ट्रीटीज़ बनाई जा रही हैं, जो भी ट्रीटीज़ इस मामले में बनाई गई हैं, उनको देखते हुए जो उसके उद्देश्य हैं उनको लागू करने में भी एक चुनौती है कि किस तरीके से उनको लागू किया जाए। ट्रीटी बनी कोई भी या कोई भी उद्देश्य रखा गया कि, लेकिन असल मुद्दा है उसके इम्प्लीमेंटेशन का, कि उसको लागू किस तरीके से किया जाएगा। तो ये एक चुनौती है। और मानव सुरक्षा का दृष्टिकोण, यानी कि जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो सभी देशों को ये खतरा है कि हम सुरक्षित हैं कि नहीं, असुरक्षित तो नहीं, क्योंकि दूसरे देश के पास परमाणु हथियार है। अगर किसी के पास नहीं है तो उसमें ये भाव है कि वो भी सुरक्षा अपनाए, वो भी सुरक्षित हो। तो लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? लोगों को, क्योंकि कोई भी युद्ध की स्थिति होगी तो नुकसान क्या होगा, जो भी जान माल की हानि होगी तो वो इसका खामियाजा मानव जाति को ही भुगतना पड़ेगा, मनुष्य को ही भुगतना पड़ेगा। तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि जो मानव की सुरक्षा है वो उसका दृष्टिकोण भी अपनाने की ज़रूरत है, यानी कि उसके नज़रिए से भी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ ये भी एक बड़ा मुद्दा है। अब जैसे हम बात करें, जैसे जापान पर परमाणु हथियार गिराए गए तो उसका असर पीढ़ी दर पीढ़ी देखने को मिल रहा है। तो उससे हानि किसकी हो रही है? मानव जाति की हानि हो रही है। तो ये एक अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। और विश्व को परमाणु हथियार मुक्त बनाने का मुद्दा, ये वही बात अभी जो हम कर रहे थे उसी से जुड़ी हुई है कि इसके बाद जो असली मुद्दा है कि ट्रीटीज़ हम बना रहे हैं, अलग अलग ट्रीटीज़ है, उद्देश्य है, तो उनको देखते हुए असल मुद्दा यही है कि किस तरीके से जो विश्व है उसे परमाणु हथियार मुक्त बनाया जाए। परमाणु सुरक्षा का मुद्दा सभी देशों के सामने होते हुए भी किस तरीके से जो अपनी नीतियां हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ा सकते हैं, प्रसारित कर सकते हैं, जिससे कि विश्व परमाणु हथियार मुक्त बन सके और शांति और सुरक्षा कायम रह सके विश्व में। तो ये कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन इनको दूर करने के लिए कुछ उपाय सुझा सकते हैं। तो वो क्या उपाय हो सकते हैं? तो सबसे पहला आपसी विश्वास। जैसे हमने बताया कि जो ट्रीटीज़ हैं, अभी एनपीटी पर भी भारत ने साइन नहीं किए हैं और कई देशों ने उस पर साइन नहीं किए हैं। तो ये आपसी विश्वास का मुद्दा है कि आपसी विश्वास को बढ़ाकर के जो भी नीतियां बनाई जाए, जो भी ट्रीटीज़ लाई जाएं, तो उनमें पक्षपात नहीं होना चाहिए, यानी बायसनेस ना हो, ताकि समानता का भाव हो, सभी के लिए एक समान उसमें नीति हो, एक समान पॉलिसी हो, जिससे कि आपसी विश्वास कायम हो सके सभी देशों के बीच। और जब संधियां बनाई जाएं तो उनमें सभी का ध्यान रखा जाए, यानी कि जब समानता का भाव लाया जाएगा तो सभी का ध्यान रखा जाएगा, सभी का ध्यान रखते हुए पॉलिसी को बनाया जाए तो आपसी विश्वास सभी देशों का कायम होगा। तो ये कहीं ना कहीं जो परमाणु का जो प्रसार हो रहा है, परमाणु हथियारों का प्रसार, उसको कहीं ना कहीं रोकने में मददगार साबित होगा। वैश्विक सुरक्षा के जो मुद्दे हैं उनके प्रति जागरूकता बढ़ाकर, जैसे हमने बात की कि विश्व को किस तरीके से परमाणु हथियार मुक्त बनाया जाए, तो आपसी विश्वास, ये सभी मुद्दे आपस में इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि जब आपसी विश्वास होगा और उसके प्रति जागरूकता लाई जाएगी कि जो वैश्विक सुरक्षा के मुद्दे हैं तो उनके प्रति जागरूक किया जाए और उसको आगे बढ़ाकर इन चुनौतियों से निपटा जा सकता है। और इसमें संयुक्त राष्ट्र एक निष्पक्ष भूमिका निभाए, क्योंकि कई बार ये माना जाता रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर अमेरिका का प्रभाव ज़्यादा है। तो इसलिए ज़रूरत है कि संयुक्त राष्ट्र इस तरीके के रोल में आए कि एक निष्पक्ष तरीके से सामने आए। अगर वो इन सब मामलों में एक निष्पक्ष रूप से भूमिका निभाता है तो कहीं ना कहीं जो भी सिनेरियो है वो थोड़ा बदलेगा, और जिस तरीके से परमाणु हथियारों की होड़ है, आपसी विश्वास की कमी है, उन सबको दूर करने में मदद मिलेगी, जाहिर बात है। तो इस तरीके से ये कुछ हमारे जो हम सोच सकते हैं कि इस तरीके के कुछ उपाय हो सकते हैं जिनसे हम उन चुनौतियों को दूर कर सकते हैं। तो इसी को देखते हुए हमारा आज का प्रश्न है, तो आप प्रश्न नोट कर लीजिए। प्रश्न क्या है? भारत के नो फर्स्ट यूज परमाणु सिद्धांत के बारे में आपकी क्या राय है? वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य में हो रहे परिवर्तनों को देखते हुए क्या इसकी समीक्षा की आवश्यकता है? समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो यहाँ प्रश्न को दो भागों में हम पहले बांटेंगे। जो पहली लाइन में कहा गया है कि भारत के नो फर्स्ट यूज परमाणु सिद्धांत के बारे में आपकी क्या राय है, तो भारत का ने जो
न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन अपनाया था 1999 में, जिसकी हम बात कर रहे थे, उसके तहत भारत ने एक पॉलिसी अपनाई नो फर्स्ट यूज़ की। तो वो क्या है और भारत ने क्यों उसको अपनाया और किस तरीके से भारत उसके लिए प्रतिबद्ध है, आपको इस वाले पोर्शन में उसके बारे में पूरा बताना है। फिर उसके बाद जो वर्तमान में सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए जो परिवर्तन सामने आ रहे हैं, उनमें क्या भारत को अपनी इस पॉलिसी की समीक्षा करने की ज़रूरत है। यानी जैसे हम बात कर रहे थे कि आपसी विश्वास की कमी है और उसको बढ़ावा दिया जा सकता है, और तो उस तरीके से जो भी हमारे सामने चैलेंजेस हैं वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर, तो उनको देखते हुए भारत की जो ये पॉलिसी है, क्या इसे फिर से इसकी समीक्षा करने की भारत को ज़रूरत है। तो इसके बारे में आपको समालोचनात्मक परीक्षण करना है। तो ये आपके लिए आज का प्रश्न है। आप एक कमेंट सेक्शन में मुझे एक और प्रश्न का आंसर दे सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार पूर्ण उन्मूलन दिवस के रूप में घोषित किया है, यानी कि ये दिवस कब मनाया जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो मुलाकात होगी कल फिर किसी और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।